बजट में पहले हम बजट आता था तो मीडिया की सुर्खियां बनती थी, इतनी छूट दी गई, इतने रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम बना बजट, कृषि में इतना फायदा, आम मिडिल क्लास को इतना फायदा, पॉजिटिव खबरें अखबार की हेडिंग बनती। इस बार क्या हेडिंग बनी? इस बार हेडिंग बनी कि प्रति व्यक्ति कर्ज 60,000 रुपये हो जाएगा। इस बार हेडिंग बनी 90,000 करोड़ रुपया इस साल एक्स्ट्रा कर्ज लेना पड़ सकता है। 88,000 करोड़ रुपया इस साल कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बार हेडिंग बनी कि सरकार ने 64% जो बजट टोटल पिछला किया था उसका खर्च ही नहीं, 64% ही खर्च कर पाए, यानी बचा हुआ 36% इस सरकार ने पिछला खर्च ही नहीं किया। हेडिंग बनी कि कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार, कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार, मतलब इस सरकार का असली चेहरा सिर्फ, मैं बार बार बोलता था, कर्ज, क्राइम और करप्शन, कर्ज लेना, करप्शन करना और क्राइम को पालना और पोषना इस सरकार का मुख्य एजेंडा था। अब आप देखो कि 2023 की स्थिति में प्रदेश का कुल कर्ज था 3,19,000 करोड़ रुपए। उसमें 2024 में आते आते ये 3,75,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। अगर जो अनुमानित कर्ज की भावना बताई जा रही है, जो सरकार के बजट से भी सिद्ध होती है, ये पहुंच जाएगा 4,41,000 करोड़ रुपया। तो अल्टीमेटली प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए के कर्ज में होना है इस सरकार का जो आज पैदा होगा और जो आज जिसकी मृत्यु होगी। सवाल ये है कि एक एक सरकार का उद्देश्य क्या होता है कर्ज लेने का या बजट का, कि जनता की जन सुविधाएं बढ़े, आधारभूत विकास हो, बच्चों को रोजगार मिले और साथ ही साथ अल्टीमेटली समृद्धि आए। पर रोजगार की अगर एक पैरा पकड़ ले, एक क्षेत्र पकड़ ले रोजगार का, इस सरकार ने पिछली बार जब बजट आया था उसमें 29,50,000 रोजगार जनरेट करने की बात की थी और 15.42 लाख रुपए का करोड़ रुपए का 42,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आएगा प्रदेश में, जिससे जनरेट होंगे 29,50,000 रोजगार। मध्य प्रदेश में लगभग 35 लाख, 33 लाख, 35 लाख या 33 लाख इस तरह के बेरोजगारी के पंजीयन होते हैं। तो जो 33 लाख पंजीयन में आपने रोजगार दिया 2,30,000 को, जो अभी ताजा आंकड़े आए, यानी लगभग 2%, 3% लोगों को या 5% बच्चों को 33 लाख में से आपने रोजगार दिया, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी नौकरी जीरो, किसी भी विभाग की सरकारी नौकरी के आंकड़े इस तरीके के नहीं आए। मैं आप सबसे अनुरोध ये करना चाहता हूं इस पूरी भावना का कि अब जब 3 लाख, इस सरकार ने 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट की बात की इस बार, ये पिछली बार की बात की थी, तो इन्होंने 63,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की और 4 लाख रोजगार जनरेट होंगे इसकी बात। मतलब पहले पिछली बार जो रोजगार के कार्यालय का पंजीयन था 35 लाख, उसमें से दिए 2 लाख को, बचे 33 लाख, उसमें से 4 लाख रोजगार जनरेट करेंगे। इसका मतलब जो 30 लाख बच्चे बेरोजगार होंगे ये क्या चोरी करेंगे? इसके लिए सरकार का क्या प्रोविजन? और फिर ये बजट बढ़ाया क्यों गया? आखिर अल्टीमेटली जब सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि आप 64% ही बजट यूज करते हो, तो ये इतना भारी भरकम बजट क्यों किया गया? हर बार क्यों किया जाता है? इसलिए कि हम अपनी समृद्धि बता के कर्ज ले सके, इसलिए कि लोगों की आंखों में धूल झोंक के आम जनता को मूर्ख बना जा सके। अरे एक बजट का मूल उद्देश्य होता है, साधारण भाषा में हम समझे, जो परिवार पूरा पालन पोषण जीवन यापन करने के लिए सिर्फ कर्ज पे डिपेंड होता है,
तो अल्टीमेटली इसको दिवालिया होना पड़ता है। हमारी सरकार इस नाते दिवालिया सरकार है। हमारा जो मूल कर्ज लेना और करप्शन करना। अब आप देखो, केवल एक क्षेत्र लेते हैं एजुकेशन का, और वो भी सिर्फ स्कूल एजुकेशन का। स्कूल एजुकेशन में ये 2024 में 23-24 के बजट में 42 लाख बच्चों को इन्होंने मध्याह्न भोजन दिया। 42 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया। और सरल करें इसको तो 2010 और 11 में 10 और 11 10 साल पहले चले जाओ, 12 साल पहले चले जाओ, 1,06,00,000 बच्चे स्कूलों में थे और मध्याह्न भोजन मिलता था। उस पर खर्च होता था 1,082 करोड़ रुपया। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले 2010-11 में 1 करोड़ बच्चे से ज्यादा पढ़ते थे और उस पर खर्च होता था 1,000 करोड़ रुपया। इस बार 46,000 54,000 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 50 लाख बच्चे स्कूलों में कम हो गए 10 साल में। 50 लाख बच्चे, ये सीएजी के रिपोर्ट के डाटा। उसमें इनने खर्च किए 1,343 करोड़ रुपए, लगभग 1,350 करोड़ रुपए। बच्चे कम हो गए 50 लाख और पैसे बढ़ गए 400 करोड़। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये लूट नहीं है तो क्या है? और कर्ज लेके करना क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली आप सबसे अनुरोध मेरा इतना ही है कि ऐसे ही जैसा मैंने आप सबको बताया कि एक जो बजट होता है वो बजट होता है आम जनता की खुशहाली के लिए, लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो पहली बार ऐसा हुआ कि सीएजी ने सरकार को कहा कि ये जो वित्त मंत्री है घटिया वित्त मंत्री है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सीएजी का आरोप है। आरोप नहीं है, लिखित में है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई अभी 3 दिन पहले, उसमें कहा गया कि 23-24 का जो बजट है उसके अंतर्गत इस सरकार ने जो निर्णय लिए, जो प्रावधान किए, बढ़ा के किए, खर्चा 64% किया और घटिया प्रबंधन के अनुसार पूरी व्यवस्था जमाई। मतलब एक वित्त मंत्री को हमारी सीएजी की रिपोर्ट ने ये कहा कि ये घटिया वित्त मंत्री है। मेरा आरोप नहीं है। इस नाते में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकारी एजेंसी है जो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा रखती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसका निरीक्षण करती है और पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक के सामने लेके आती है ये बात कि इस साल किस तरीके से सरकार ने काम किया पिछला वित्त वर्ष में। तो सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार केक की रिपोर्ट में बीजेपी ने कितना बवंडर मचाया, कोयले में कितना मचाया, कितना उन्होंने जो इस पे जो अलग अलग तरह की जो 2013-14 के पहले केंद्र के लिए किस तरीके की सीएजी रिपोर्ट का आधार बनाया था, वही सीएजी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश की। तो उनने ये कहा कि ये सिर्फ करप्शन करने के लिए बजट को बढ़ाकर, कर्ज लेने के लिए बजट को बढ़ाकर इस तरीके से बताया जाता है और वित्त मंत्री के कामकाज को घटिया बताया। इसका मतलब है उनका इस्तीफा होना चाहिए। यही वित्त मंत्री थे जिनके शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, पर वित्त मंत्री तो यही थे। तो वित्त मंत्री जी, केक कहता है, केक की रिपोर्ट कहती है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि अगर ये इस्तीफा नहीं दे, आप में थोड़ी नैतिकता हो तो आप इनका बर्खास्त कर देना चाहिए। रिपोर्ट का पूरा आधार आप लोगों के सामने है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर एक पैरा में पढ़ के बताना चाहता हूं। केक के वित्त वर्ष 2023-24 के अनुदान की मांगे, टोटल ग्रांट और विनियोग के बीच भारी अंतर है और बचत को घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। इसका मतलब है कि आपका असली चेहरा केक ने बता दिया है। मैं ये सब बजट की पूरी कहानी अपनी जगह हो सकती है, पर अगर आपने 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया तो आपने
पिछले आपके घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों के लिए 2700 और 3100 धान का और गेहूं का दाम देंगे, उसका प्रोविजन क्यों नहीं किया? आपने कहा था आईआईटी और एआईएमएस की तर्ज पर इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया था, उसके लिए जिक्र क्यों नहीं किया? आपने 6 नए, आपका घोषणा पत्र है बीजेपी का, जिसमें अभी 6 महीने पहले वो विधानसभा का चुनाव जीत के आए हैं, 6 नए एक्सप्रेस वे निर्माण की घोषणा की थी, उस पर एक पैसा भी क्यों नहीं दिया गया? आप ये बताओ कि गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा का वादा था, उसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं किया गया? मुफ्त शिक्षा क्या हुआ उसका? लाडली बहनों को पक्का मकान देंगे, बजट में 40,000 करोड़ रुपए रखे हैं, 3,000 देने का वादा था, ये एक साल में 40,000 करोड़ रुपए का कहां से पक्के मकान आएंगे? कहां से उनको जो गैस सिलेंडर मिलना था वो मिलेंगे? और क्या लॉजिक है इसका कि आपने 3,000 रुपए बहनों को देंगे, उसका प्रोविजन कैसे संभव हो सकता है? भावांतर की योजना में आपकी नीयत देखो, असली में ये किसानों की हत्या करने वाली सरकार किसानों से नफरत करती है। इसने किसानों के लिए भावांतर योजना में 1,000 रुपया रखा। किसान भाइयों, आपकी भावांतर योजना का कई बार भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता और बड़े नेता और प्रदेश के नेता जिक्र करते हैं। बजट में 1,000 रुपया आपके भावांतर के रखे हैं इन्होंने 3,000 रुपए ऋण माफी के रखे। इस सरकार ने 3,000 रुपया ऋण माफी का, किसानों की ऋण माफी का रखा है। इस सरकार ने जो आपको वादा किया था किसान भाइयों, जो 3,000 धान के दाम, 3100 और 2700 गेहूं के दाम, उसको किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का जिक्र अपने बजट में नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली किसान की हत्यारी ये सरकार किसान विरोधी है, ये बात आपको और हमको समझना पड़ेगा। आदिवासियों के मकान, नल जल, जैसा हमारे विधायकों ने कल मुद्दा उठाया करप्शन का, जो हर घर को नल और उसमें मिलेगा जल, ये प्रधानमंत्री का भाषण था। आपकी टोटियां खोल के ले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, टोटियों में न नल है न जल है, और उसका सारा करप्शन आपके नेताओं की जेब में है। ये भावना इस सरकार की कि जिस वचन को लेके ये आए थे, इस बजट में एक शब्द भी नहीं है उसके, जिसके लिए इनको वोट मिला। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि बजट के सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान, जैसे किसानों के लिए इनको जितनी योजना में मद रखना था, बोलते हैं उसको पिछली बार से भी अब घटा दिया। यानी कि जो ग्रामीण विकास का मद रखना था वो पिछली बार से इस बार घटा दिया। जो इनको अलग अलग मद को लेकर अलग अलग प्रक्रियाएं, चाहे वो आदिवासी आवास की बात हो, चाहे आदिवासियों की छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे, मतलब अल्टीमेटली वित्त मंत्री का काम सिर्फ झूठ बोलना है। इन्होंने एक कहा कि वित्त मंत्री सदन में झूठ बोला, पूंजीगत व्यय 15% बढ़ाया गया है, जबकि यह वर्ष 2023-24 में 67,177 करोड़ रुपए था, जो घटकर 2024-25 में 61,633 करोड़ रुपए हो गया। ये नहीं घटा या बढ़ा? आप भाषण देखना वित्त मंत्री का, इसका मतलब है कि वो जनता से सदन में क्या झूठ बोलते हैं। इसीलिए तो वित्त मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र जिस तरीके से असमय समाप्त किया गया, ये मैसेज है कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही नहीं करती। 20 साल में सबसे छोटा बजट सत्र। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो, और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक ना है। मुझे खुशी है हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष की के नेतृत्व में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला उठाया, जिस तरीके से नल जल योजना का घोटाला उठाया, जिस तरीके से बजट में की चर्चा में इस सरकार की कलाई खुली और एक एग्रेसिव रुख
अपनाया वो अपने आप में इस सरकार के असली चेहरे को बताता है। मैं सारे विधायकों को बधाई देता हूं, पर सवाल यह है कि 1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित थी 14 बैठकें। आपने ऐसा क्या सब्जेक्ट हो गया कि विभागवार चर्चा ही नहीं कराई और सब बुलेटिन कर दिया। ये 4287 प्रश्न सवाल पूछे गए थे, उसमें बीजेपी के भी विधायक थे। सदन एक माध्यम होता है एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की आवाज को रखने का। बीजेपी के विधायकों के प्रश्नों का भी अपमान किया सरकार ने और इस व्यवस्था ने, जिसमें सिर्फ 64% प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले। 2756 प्रश्नों के उत्तर इस सरकार ने नहीं दिए इसी सत्र। अनुदान की जो मांगे थी, जैसा मैंने कहा, विभागवार चर्चा में भरोसा ही नहीं था इस सरकार का। शून्यकाल के 175 शून्यकाल की सूचनाएं थी, उसको नजरअंदाज किया गया और 500 ध्यान आकर्षण, 500 लगभग ध्यान आकर्षण सारे विधायकों के लगे थे, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों थे। तो मूल भावना इस सरकार को संसदीय कार्य व्यवस्था में, इस भारतीय जनता पार्टी के विचार को संसदीय कार्य व्यवस्था में भरोसा ही नहीं, इसका सम्मान ही नहीं करती है। कहता हूं कि ये सरकार ने सिर्फ करप्शन करने के लिए बजट में प्रोविजन किए हैं। आप देखो, खनन माफिया इस प्रदेश में सर चढ़ के बात कर रहा है, खुला घूम रहा है। परिवहन माफिया, एक दिन मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं सारे टोल बंद और सारी जगह उबे हो रही है। फिर सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार का आलम क्या है? जो नाम्स बनाए गए वही सीधे डबल। जो सरकारी काम करने के तरीके के, वो चाहे सिविल के काम हो चाहे खरीदी के काम, सब में जो रेट मूल होते हैं उससे सीधे डबल का प्रोविजन किया गया। यानी करप्शन की पूरी छूट दी गई। उज्जैन में मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर लिया, पंचायतों के नगरीय निकाय में जमकर भ्रष्टाचार, इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला नगर निगम में हुआ। एक भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ऐसी जिसमें फर्जी बिल का मामला नहीं चल रहा हो। तो ये सरकार करप्शन की पर्याय बन गई है। मैं मानता हूं नर्सिंग घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी लगातार नर्सिंग घोटाले को लेकर मंत्री के खिलाफ एविडेंस दिए गए, सदन में चर्चा की गई, सदन में एविडेंस रखने की अनुमति मांगी गई, पर यह भ्रष्ट लोगों का कुनबा मानने को ही तैयार नहीं कि हमने करप्शन किया है। मैं मानता हूं 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो नर्सिंग की फीस देकर इंतजार कर रहे हैं कि हमें पढ़ाई हो, डिग्री मिले, एग्जाम दें, उनकी क्या गलती थी? इस सरकार की इस करप्ट गतिविधि के कारण उनका जो भविष्य चौपट हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। भर्ती घोटाला, पेपर लीक होना, मध्य प्रदेश मतलब एक तरह से देश में सबसे बड़ा एक चेहरा बन गया है और व्यापम जैसे घोटाले मध्य प्रदेश में चर्चित है। तो कुल मिला के आप लोगों से आज का जो बात का सार है, कर्ज इसलिए लिया जाता है कि करप्शन करना है, बजट इसलिए बढ़ाया जाता है कि कर्ज लेना है। जो वित्त मंत्री को इन सब गतिविधियों के लिए, गलत प्रबंधन के लिए केग ने दोषी ठहराया है और केग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री की वित्त व्यवस्था घटिया स्तर की है। इसलिए वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और वित्त मंत्री को इस्तीफा नहीं देते हुए तो मुख्यमंत्री को उनको हटा देना चाहिए। धन्यवाद।